हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग अभियान गीत पार्ट 1 का हम लोग ने उसको पढ़ा था, जाना था, उसका मीनिंग जाना था कि किस प्रकार की वो गीत हैं। अब चलिए उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज है, मुझे ये पता है, अच्छे से पता है कि किसी भी स्कूल के टीचर इससे एक्सरसाइज सहित उसके अभ्यास के प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न, भाषा से प्रश्न, योग्यता विस्तार, इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल भी, चाहे वो स्कूल में हो कि ऑनलाइन क्लासेस में हो, नहीं समझाते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हमारे इस चैनल CN स्टडी मेथड्स में आप लोगों की इस सभी से रिलेटेड प्रत्येक डाउट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से देखते जाइए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे बना है। यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, लेकिन अफसोस अधिक जानकारी ना होने की वजह से हिंदी जैसे पेपर कम बनता है बच्चों से। तो इसी कमियों को दूर करते हुए हम लोगों ने ये तरीका निकाला और इसके माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ। आई होप करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्न है, जिसमें पार्ट से मतलब इस कविता से कितने क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चनों का हमें आंसर देखना है। आप लोग अपने बुक को किनारे पर रख लीजिए और देखते जाइए कौन कौन सा क्वेश्चन है, उनके आंसर कैसे दे रहे हैं और नोट्स कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। मतलब कि कैसे लिखना है नोट्स। खैर इतना ज़्यादा नोट्स पर ध्यान ना दे करके कॉपी को किस तरीके साफ सुथरा बनाया जाता है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। आप लोग किनारे में रख के देखते जाइए कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ मैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, अभियान गीत से क्या तात्पर्य है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या तात्पर्य है अभियान गीत। तो हम लोग बताते हैं। अब देखिए इसका कॉपी कैसे बनाना है। क्वेश्चन को मस्त ब्लैक पेन में लिखना है, उसके बाद आंसर को आपको ब्लू पेन में लिखना है, उसके बाद कैसे आपको लाइन छोड़ करके फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस प्रकार से आपको भी ये भी समझ में आएगा। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न, अभियान गीत से क्या तात्पर्य है। मतलब अभियान गीत क्या होता है, क्या समझते हैं आप इससे। आंसर है, अभियान गीत से तात्पर्य हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर परेड के रूप में चलते हुए राष्ट्रगीत गाने से है। बालक प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वतंत्र भारत के वीर बालक अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम, समर्पण एवं कर्तव्य का पालन करते हुए मरते दम तक अपने राष्ट्र के सम्मान एवं उसके गौरव की रक्षा करेंगे। अभियान गीत मीन्स होता है कि अभियान गीत से ये होता है कि हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर के और कदम से कदम मिलाकर के, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में करते हैं, उसी प्रकार चलते हुए राष्ट्र गीत गाना है। और बालक प्रतिज्ञा करते हैं कि इस स्वतंत्र भारत के वीर जो बालक हैं, सैनिक हैं, वो अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम, समर्पण एवं कर्तव्य का पालन करेंगे और मरते दम तक हमारे इस राष्ट्र की सम्मान एवं गौरव की रक्षा करेंगे। ठीक है। सेकंड है, बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है। तो बालक भारत की मिट्टी की महिमा गान क्यों कर रहा है। बालक ने भारत माँ की मिट्टी में जन्म लिया है और उस जिसकी आन बान शान की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसकी रक्षा की है। भारत की मिट्टी पवित्र है, यह हमारी जन्मभूमि है, इसलिए बालक भारत माँ की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है। मतलब ये बताया गया है कि हम जिस मिट्टी, जिस धरती में जन्म लिए हैं, उस धरती को बचाना, उस धरती की रक्षा करना, उसके सम्मान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि इस धरती को बचाने के लिए हमारे कई पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि इस पवित्र भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।
तीसरा है सैनिक देश के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं। सैनिक देश के लिए प्रतिज्ञा करता है कि हम मरते दम तक देश के सम्मान की रक्षा करेंगे और समय आने पर बलिदान के लिए सबसे आगे हम रहेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। तो सैनिक देश से क्या रक्षा करता है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मरते दम तक अपनी भारत माँ के सम्मान की रक्षा करेंगे और समय आने पर यदि मौका मिला तो बलिदान के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। हम अपने देश की आन बान शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे, मतलब हमेशा अपने भारत की रक्षा करते रहेंगे। चौथा है अनेकता में एकता, यह भारत की विशेषता। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब अनेकता में एकता मतलब ये होता है कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के वर्ण, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने विभिन्न प्रकार के लोग होते हुए भी अपने भारत में रहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक कहे जाते हैं। आंसर है भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग वेशभूषाओं वाले लोग रहते हैं। इतनी विभिन्नता के बावजूद भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। मतलब इतना सब कुछ विभिन्नता है, लेकिन फिर भी हम लोग मिलजुल कर ही रहते हैं और अपने भारत के भारतीय नागरिक कहलाते हैं। इन सभी विभिन्नताओं के पहले हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई से स्पष्ट हो जाता है कि हम सब एक हैं। अनेकता में एकता भारत की यही विशेषता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम सभी इस भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी मिलजुल कर के काम करते हैं, तो हम एक हो जाते हैं और हम भारतवासी कहलाते हैं। हम लोग, आप लोगों ने ज़रूर एक बोला होगा, नारा टाइप के बोला होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। यही से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में कई धर्म, कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन भारत की रक्षा के समय सभी एक हो जाते हैं, एक भारतवासी हो जाते हैं। इसी से ये बताया गया है कि अनेकता में एकता, क्योंकि हमारा भारत में के लोग अनेक हैं, लेकिन उनमें एकता भारत की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात क्यों करते हैं। तो भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात क्यों करते हैं। आंसर है, कवि कहते हैं कि हम भारत माँ के बेटे हैं, इस बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान के चलते हैं। मतलब कवि का ये कहना है कि भारतवासी को यही सबसे बड़ी गौरवान्वित बात लगती है कि वो भारत माता के बेटे हैं, इसलिए वो सीना तान के चलते हैं। छठवा है कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का कौन सा कर्ज चुकाने की बात करते हैं। तो कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का इन रजकणों, धूल के कणों के एहसानों का कर्ज चुकाने की बात करते हैं, क्योंकि भारत माता का बेटा इस धरती में जन्म लिया है, इसके धूल के कणों में खेले हैं, खाए हैं, तो इसलिए वह इस धूल के कण के कर्ज चुकाने की बात करते हैं। प्रश्न 7वां है मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं। मतलब कि भारत माता की रक्षा के लिए सैनिक क्या करते हैं। सैनिक अपना तन, मन, धन सब कुछ निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। तो सैनिक अपने मातृ भूमि की रक्षा के लिए अपना तन मतलब शरीर, मन मतलब पूरे तरीके से मस्तिष्क, दिमाग, धन मतलब अपने सभी तरह के धन को न्यौछावर कर देते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। आठवां सैनिक खुद मिटकर देश के किन निशानों को बचाना चाहते हैं। तो सैनिक खुद मिटकर देश के सम्मान चिन्ह, निशान, राष्ट्रध्वज, तिरंगा झंडा को बचाना चाहते हैं। तो सैनिक हैं वो खुद की बलिदान देकर, खुद मिट करके जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है तिरंगा झंडा, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना समझ में आया।
9वां क्वेश्चन है, कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर घर तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर घर कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर घर तक इसलिए पहुंचाना चाहता है ताकि सैनिकों की गौरव गाथाएं पूरे भारत तक पहुंचे। मतलब कि सैनिकों की वीर गाथाओं को कवि इसलिए गांव घर तक पहुंचाना चाहता है क्योंकि प्रत्येक एक एक घर के हर व्यक्ति को ये पता चले कि सैनिक जो लोग हमारी भारत की रक्षा करते हैं वो लोग कितना कष्ट सह करके हमारे भारत की रक्षा करते हैं। इसलिए जो गांव नगर और घर के लोग हैं वो सुरक्षित रहते हैं, तो उनकी वीर गाथाओं को गांव नगर के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है ताकि वो लोग भी उनका सम्मान करें, सम्मान की दृष्टि से उनको देखें। 10वां है, बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह कर रहा है, अपनी भाषा में लिखिए। तो बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान इस तरह से कर रहे हैं कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिसके प्रत्येक धूल कण को ममता और समानता के साथ अपनाए हुए हैं, इसके रजकणों धूल के कणों के एहसानों का कर्ज हमें चुकाना है। बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान इस तरह से कर रहा है। तो बालक भारत की महिमा मिट्टी का गान किस प्रकार से कर रहा है कि इस मिट्टी, इस धरती में हम लोगों ने जन्म लिया है, इसके प्रत्येक धूल कण के साथ मिल करके हम लोग खेले और खाए हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो धूल मिट्टी में बैठ कर उसको खाता भी है और वहाँ पर खेलता भी है। तो बालक बोल रहा है कि हमने जन्म लिया है, यह इस मिट्टी में खेले हैं, खाए हैं और हम लोग बड़े हुए हैं, इस काबिल हुए हैं कि हम लोग अपनी भारत माता के प्रत्येक धूल कण रजकणों के एहसानों के कर्ज को हमें चुकाना है, क्योंकि भारत माँ ने हमें इतने जैसे इस पवित्र भूमि में हमें खेलने का अवसर प्रदान किया, तो हमें उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस प्रत्येक रजकण धूल के कणों का सम्मान करना चाहिए, उसके कर्ज को हमें चुकाना है। बालक भारत माता की मिट्टी के महिमा का गान इस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये तो समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये है 11वां नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों के भावार्थ लिखिए। अब यहाँ भावार्थ इसका लिखना है, भाव कि क्या बता रहा है इसमें। पहला है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। मतलब यहाँ पर कवि भारत माता की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है, कह रहा है कि हम इस धरती में जन्म लिए हैं, इस धरती के धूल में खेले हैं, खाए हैं इसको, यहाँ यहीं पर खेल कूद करके बड़े हुए हैं। तो इस पवित्र भूमि, इस पवित्र रजकण धूल के कण के एहसान को हमारे इस कर्ज को हमें चुकाना है। हम भारत माता के बेटे हैं और हम सीना तान के चलते हैं। खा नंबर है, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि हम गिर जाएं लेकिन अपने भारत देश की इज्जत को कभी गिरने नहीं देंगे, किंतु न गिरने देंगे देश निशान के। और हम गिर जाएं लेकिन अपने देश के जो निशान होता है, तिरंगा झंडा राष्ट्र ध्वज होता है, इसको हम कभी भी नहीं गिरने देंगे। हम मिट जाएं मतलब हम मर जाएं, हम बलिदान हो जाएं, हम मिट जाएं, किंतु अपने देश हिंदुस्तान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। इस भावार्थ से इसे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से आगे वाला, पाठ वाला पढ़ चुके हैं, पाठ से आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देना है। चलिए देखते हैं। पाठ से आगे का प्रथम क्वेश्चन है, पहला, भारत की सुरक्षा के लिए सैनिक सदैव तत्पर रहते हैं। अगर आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाए तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे? देखिए, भारत की रक्षा के लिए प्रत्येक सैनिक तो सदैव तत्पर रहते ही हैं, लेकिन आपको स्वयं को यदि भारत की रक्षा करने का अवसर मिले तो आप किस प्रकार से भारत की रक्षा कर सकते हैं? पहला, यहाँ हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, उसके उत्तर, पहला का उत्तर, भारत की सुरक्षा
रक्षा के लिए सैनिक सदैव तत्पर रहते हैं। अगर हमको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाए तो देश की बॉर्डर पर काम करना चाहेंगे, ताकि कोई भी दुश्मन बॉर्डर पर पार करके हमारे देश में प्रवेश ना कर सके। बॉर्डर सीमा पार करने से पहले उसे वहीं पर ढेर कर देंगे। और अपने हिसाब से आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हो। भारत की रक्षा, भारत के लिए कुछ करना सिर्फ बॉर्डर पर ही काम करना नहीं होता है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिससे भारत माता की सेवा की जाती है। हम भारत माता की रक्षा सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने ओपिनियन लिख सकते हैं कि आप लोग, जब आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग अपने भारत के लिए क्या करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा नंबर, किसी सैनिक या फौजी को देखकर आपके मन में अनेक परिवार वालों के, उनके परिवार वालों के प्रति कौन से भाव आते हैं, उन भावों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक फौजी हैं, वो लोग यदि हमारे देश की रक्षा ना करते तो जो हम लोग आराम से बैठ कर के आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने जितने भी प्रकार के काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, वो काम हम लोग कभी नहीं कर पाते यदि सैनिक लोग नहीं होते तो हमको ये पूछा गया है कि यदि उनके परिवार वालों को देखें तो हमारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। आंसर देखते हैं, किसी सैनिक या फौजी को देखकर हमारे मन में उनके परिवार वालों के प्रति सम्मान के भाव आते हैं। अब चूंकि सैनिक गया है तो खतरे की स्थान पर गया है, क्योंकि उनके सपूत हमारी व हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए 24 घंटे अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं। इस कारण उनके परिवार वालों के प्रति सम्मान के भाव हमारे मन में जागृत होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए, हम लोगों से पूछ रहा है कि हम लोग फौजियों के परिवार को देख करके हमारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। तो सम्मान का भाव, क्योंकि भाई कितनी सुदृढ़ उसकी माँ है, उस बेटे को जन्म देने वाली माँ है, जिस माँ ने अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज दिया है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए, और प्रत्येक देशवासी हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो हमें हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव ही उत्पन्न होना चाहिए, और उनके प्रति परिवारों के प्रति भी हमें सम्मान की भाव रखनी चाहिए। क्वेश्चन तीसरा है, अपने देश के प्रति हम सभी के कई कर्तव्य हैं, वैसे ही अपने विद्यालय के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। कोई 4 कर्तव्य जो आप अपने विद्यालय के प्रति निष्ठापूर्वक करना चाहते हैं, उन्हें लिखिए। अब यहाँ पर ये पूछा है कि देश के प्रति तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को आप लोग 4 कर्तव्य बताइए जो आप लोग अपने विद्यार्थी रूप में विद्यालय में करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको बताते हैं। विद्यालय के प्रति हमारा कर्तव्य निम्नलिखित है जिन्हें हम निष्ठापूर्वक करना चाहते हैं। पहला, अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर रखें। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि वो अपने विद्यालय को स्वच्छ सुंदर रखें। दूसरा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन, नियम कानून के साथ हर बच्चा रहे, ये जरूरी होता है। तीसरा, विद्यालय के नियमों का पालन करने। विद्यालय में जो भी टीचर लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, नियम बताते हैं, उस नियम का हमें पालन जरूर करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। चौथा, विद्यालय के सभी शिक्षकों का आदर व सम्मान करें। शिकायत का मौका कभी ना दें, मतलब कि हमें हमारे शिक्षकों की सम्मान करनी चाहिए, उन्हें शिकायत का मौका कभी नहीं देनी चाहिए। पांचवा है, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करना भी हमारा एक परम कर्तव्य होता है, इसको भी हमें जरूर करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये विद्यालय के जो कर्तव्य है समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी जितने कर्तव्य विद्यालय के प्रति होते हैं, आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उस विद्यालय के कर्तव्य को भी आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, देश की रक्षा करने वाले फौजी वर्दी पहनते हैं, वर्दी पहनने के क्या कारण हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए। देखिए, देश की रक्षा करने वाले फौजी वर्दी में रहते हैं, वर्दी में रहते हैं, वर्दी पहनते हैं, लेकिन वर्दी पहनने क्या कारण है। सामान्य कपड़ा पहनकर भी तो हम देश की रक्षा कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्कूल जाने वाले बच्चे का अलग यूनिफॉर्म होता है, और कई तरह के सेक्टर्स में काम होते हैं, वहाँ उनका अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। तो ये यूनिफॉर्म, अलग अलग वर्दी पहनने का क्या क्या मतलब हो सकता है।
चलिए जानते हैं यहाँ पर, आप अपनी ओपिनियन भी लिखिएगा। उत्तर है देश की रक्षा करने वाले फौजी वर्दी पहनते हैं। वर्दी पहनने की प्रमुख कारण यह है कि में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब वे वर्दी पहनते हैं तो वे ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं। सभी का वर्दी पहनते हैं, सभी लोग वर्दी पहनते हैं, सभी का वर्दी एक समान अधिकार होता है। सैनिक के वेश में हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। वर्दी पहनने से देश सेवा की भावना हमारे मन में जागृत होती है, यह कारण है कि वर्दी पहनने का है। तो देखिए, हम लोग वर्दी इसलिए सैनिक लोग वर्दी पहनते हैं क्योंकि चूंकि यह है कि विभिन्न भाषा, जाति, वस्त्र, लिंग, समुदाय से लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के वो लोग वस्त्र धारण करते हैं। और यदि हम लोग सैनिक लोग, तो उनको एक तरह की वर्दी एकजुट और भारत के सिर्फ सैनिक के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए लोग वर्दी पहनते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ विभिन्न जातियों के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहलाएं, हिंदुस्तान के सैनिक कहलाएं। इसलिए उनमें एकता की भावना आती है इस वर्दी को पहनने से, इसलिए वो पहनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग स्कूल के यूनिफॉर्म, हम लोग स्कूल के विद्यार्थी कहलाएं तो उसका एक अलग ही छाप होता है। घर में हम लोग कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं लेकिन स्कूल में एक ही तरह के कपड़े पहन के जाते हैं तो हम एकदम से विद्यार्थी कहलाते हैं और अपने अपने गर्व महसूस होता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं उन्हें लिखिए। तो मतलब कि जो हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, भारत में रहने वाले लोग को नागरिक बोलते हैं, लेकिन भारत के प्रति उनका क्या क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी हमें यहाँ बताना है। तो आंसर है, उत्तर है, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। मतलब कि राष्ट्र की यदि व्यक्ति है, नागरिक है, तो उसे अपने भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के गौरव की रक्षा करें। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश का सम्मान करें, गौरव की रक्षा करें। तीसरा, जब भी राष्ट्रगान या राष्ट्रगान की धुन हमें सुनाई दे तब सम्मानपूर्वक वहीं खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है। मतलब कि जब राष्ट्रगान बजता है, इसकी धुन बजाई जाती है, तो हमें, यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो वही स्थान पर खड़े होकर के हमें सावधान की मुद्रा में उसका सम्मान करना चाहिए। चौथा, देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। और पांचवा, देश के पर्यावरण की रक्षा करें, ये हमें शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ हमें देश के पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों के मूलतः 11 कर्तव्य होते हैं, जिसमें कुछ कर्तव्य यहाँ पर उल्लेखित हैं। ठीक है, तो समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा से। अब भाषा से इसमें अब ये मेन पॉइंट ये आ गया कि इसमें हम लोगों को ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर पढ़ना है। तो फर्स्ट है, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब कि हमें मुहावरा बनाना है। शीश कटाना, सीना तान के चलना, कर्ज चुकाना, बलिदान देना, ये क्या है, मुहावरा है। इनके अर्थ को हमें प्रकट करना है और वाक्यों में भी इसका प्रयोग करना है। तो चलिए, मैं बना के रखी हुई हूँ, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है, देखिए, शीश कटाना। शीश कटाना मतलब होता है देश के प्रति मर मिटना। अब देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरा आपको कैसे पता चलेगा। प्रत्येक जितने भी वाक्यांश होंगे उसके सबसे अंत वाले वाक्य के अंत में ना होगा तो वो आप मुहावरा, उसको आप समझ जाइए कि वो मुहावरा है। अब मुहावरा कैसे बनाते हैं, पहले मुहावरा दिया होता है, उसके बाद फिर उसके मीनिंग निकालते हैं। देश के प्रति मर मिटना, ये मीनिंग को आपको रट्टा मारना होता है। शीश कटाना का मीनिंग क्या होगा, देश के प्रति मर मिटना। अब इसका वाक्य में प्रयोग हमें कैसे करना है, हमारे देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीदों ने शीश कटाए। अब वाक्य में प्रयोग करना है तो इसको हमें नहीं लिखना है, बल्कि जो मेन मुहावरा होता है उसको प्रयोग करते हुए इस वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मीनिंग हमें सबसे पहले रट्टा मारना होता है, अच्छे से जानना होता है, और इस शब्द का, मुहावरे का मूलतः प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। हमारे देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीदों ने अपने शीश कटाए, ये हुआ।
सेकंड, सीना तान के चलना का मीनिंग है आत्मसम्मान के साथ चलना, इज्जत के साथ चलना। अब वाक्य प्रयोग, चंद्रशेखर आजाद हमेशा सीना तान के चलते थे। तो देखिए इसका जो मेन पॉइंट, मेन जो मुहावरा है उसको यूज करते करते इसका यूज हमें करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा है कर्ज चुकाना, मतलब ऋण मुक्त होना, ऋण मुक्त होना। वाक्य में प्रयोग है हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। तो जो हमारे सैनिक होते हैं भारत माँ की कर्ज चुकाते हैं। तो कर्ज चुकाना का मीनिंग क्या होता है? ऋण मुक्त होना। इसको मैं बार बार बता रही हूँ, आपको इनकी मीनिंग याद करना है और इसका प्रयोग करते हुए आपको ये, क्योंकि इसका मीनिंग आप लोगों को याद नहीं होगा तो वाक्य में प्रयोग करते बनेगा नहीं, इसलिए इसको याद करना जरूरी होता है। चौथा, बलिदान होना, न्यौछावर होना, प्राण त्यागना, प्राण त्यागना होता है। वाक्य में प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। तो बलिदान का मतलब क्या होता है? न्यौछावर करना, प्राण त्यागना। ठीक है, इतना मुहावरा समझ में आया आप लोगों को? आगे एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और आपको अच्छे समझ में आते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या शब्द का प्रयोग, ये जो क्या शब्द है, क्या शब्द का प्रयोग करके बनाए गए इन प्रश्नात्मक वाक्यों को पढ़िए। पहला है, क्या आपका नाम मीना है? आपने खाने में क्या खाया है? भाषा में प्रश्नात्मक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ये होता है जिसमें हाँ ना में उत्तर देना होता है। उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य और सूचनाओं की अपेक्षा रखने वाले प्रश्नात्मक वाक्य पहले वाक्य का उत्तर हाँ ना में होगा। इसमें क्या का प्रयोग हमेशा वाक्य में शुरू में होता है। हाँ नहीं उत्तर वाले 5 प्रश्नवाचक वाक्य सोच करके लिखे। तो इसी प्रकार से 5 ऐसे शब्द लिखना है जिसमें क्या का प्रयोग हो। क्या का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पास वाक्य बनाया हुआ, क्या आप घर जा रहे हैं? क्या आपने नाश्ता कर लिया? क्या आप खेलने जा रहे हैं? आप रास्ते में आराम से थे? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? क्या तुम खाना खाओगी? इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में भले आपको सरल लग रहा होगा इसमें बुक में, लेकिन जब आ जाता है प्रश्न में तब बनाना आप लोगों को आता नहीं है कि किस प्रकार से बनाया जाए। तो आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो ये शब्द है पर्वत, सागर, वन, फूल, इनके पर्यायवाची शब्द 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इतने तक में पर्यायवाची शब्द का महत्व इतना ज़्यादा होता है और इसी को आप लोग पढ़े रहोगे तो आपके कंपटीशन एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये सारे चीज़, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखना ही चाहिए। तो चलिए इसका भी बताते हैं पर्यायवाची शब्द। ये देखिए शब्द है पर्वत का क्या हो, पहाड़। दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला है और आपके एग्जाम में आता भी है। तो पर्वत का पहाड़, शैल, सागर का समुद्र, रत्नाकर, वन का जंगल, अरण्य, फूल का पुष्प, सुमन। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे के पाठ में आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जिससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी और पर्यायवाची शब्द की पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। अब ये चौथा, निम्नलिखित उदाहरणों को देखकर योजक चिन्ह वाले ऐसे 5 शब्द पाठ से छांट करके लिखिए। माता पिता, गौरव गाथा, इस प्रकार से और 5 शब्द हमको छांट करके लिखना है। तो कैसे होगा, कैसे पाठ से छांटना है? तो वीरत्व, विवेक, ये पाठ के ही हैं। फिर और दूसरा है ममता, क्षमता और भी हैं बहुत सारे, गौरव गान। ये आपको पाठ से एक ढूंढ करके लिखना है, आप लोग ढूंढ करके लिख सकते हैं इसको। गौरव गान और देश निशान, इस प्रकार से सागर तट, ये सारे शब्द आए हुए थे ना आपके पाठ में। तो यही सारे वो शब्द हैं जिसको ऐसे लिखना है। योजक शब्द, जो बीच में ये डैश टाइप का लगा होता है इसको योजक मीन्स होता है जो 2 शब्दों को जोड़ना, ये योजक शब्द कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। अब पांचवा है, एक वचन से बहुवचन बनाने का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। एक वचन एक चीज, एक शब्द एक व्यक्ति को दर्शाता है, बहुवचन बहुत सारे उसी चीज को दर्शाता है। जैसे कथा की कथाएं हैं, तो गाथा की गाथाएं हैं, जैसे गाथा की गाथाएं हैं, उसी प्रकार यहाँ पास कथा का कथाएं हो जाएगा, विपदा का विपदाएं, माता का माताएं, लता का लताएं। देखिए कथा का कथाएं होगा, कथाएं, कथाएं, विपदा का विपदाएं, विपदाएं होगा, माता का माताएं, इस प्रकार से लता का लताएं, ये और माला का मालाएं, ये बहुवचन हो गया। मतलब माला मतलब एक माला, मालाएं मतलब बहुत सारे, लता मतलब एक लता, लताएं मतलब बहुत सारे। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर छठवा है, निम्नलिखित पंक्ति बहुवचन की द्योतक है, इसे एक वचन में लिखे। मतलब जो ये पंक्ति है ये बहुवचन, कर चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के। तो इसको एक पंक्ति में कैसे लिखना है, कर्ज चुकाना है, तो कर्ज, इसको चुकाने का चुकाना कर दीजिए। तो ये पूरी तरीके से ये वाक्य एक वचन में हो जाएंगे। ठीक है, कर्ज चुकाने हैं मतलब बहुत जन को बोल रहा है, लेकिन कर्ज चुकाना है मतलब एक जन व्यक्ति को बोल रहा है, तो चुकाना ये एक वचन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये है योग्यता विस्तार। पहला है राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी के ये ऐसे इसमें ऐसे वो किए जाते हैं, एक्सरसाइज दिए रहते हैं जिसको आपको खुद से ढूंढना होता है, करना होता है। तो जितना मेरे संभव हो पाएगा उतना मैं आप लोगों को करके दिखाया करूँगी, और बाकी फिर आप लोगों को खुद स्वयं ढूंढना है इसको। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, इनके नाम को लिखित में यहाँ पर कुछ और अलग कलेक्ट करके रखी हूँ, उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए ये पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो तिरंगा झंडा उसके बीच में जो चक्र होता है ना, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। चौथा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत की राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसी प्रकार ये बोला गया। छत्तीसगढ़ के बारे में भी बताइए, तो छत्तीसगढ़ का चिन्ह है धान की बाली। राजकीय पशु है वन भैंसा। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिसको मैं आपको अन्य वीडियो में बताती रहूँगी, लेकिन जितना मैं यहाँ बताई हूँ ये चीज़ को आप लोग एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है और आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम होंगे, प्रयास परीक्षा होता है विशेषकर, उनमें ये बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको जवाब देना होता है। तो इसको आप ये लोग याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आप विद्वान इंटेलिजेंट कहलाओगे। ठीक है, इसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन दिया, देश के वीर शहीदों एवं महापुरुषों के चित्रों का संकलन कर फाइल बनाइए। तो इसमें देश के महापुरुषों का आप लोग सामाजिक विज्ञान वगैरह की पुस्तकों से काट करके निकाल सकते हैं, या फिर मोबाइल से आप लोग सर्च करके उनका चित्र बना सकते हैं। तीसरा, भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, तो पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और क्या है, चीन। ये दो ही देश हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन इन दोनों से हमारे भारत के में बहुत तरह की खतरा होते हैं, आतंकी हमले वगैरह होते हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं। इन्हीं दो देशों के साथ विवाद है। फिर चौथा है, अपने देश के प्रति आपके कई कर्तव्य हैं। ऐसे कोई 5 कर्तव्य लिखिए जिन्हें आप निष्ठापूर्वक करते हैं। तो यहाँ पास ये बोला गया है कि देश के कर्तव्यों के बारे में लिखना है, तो हम लोग उसको भी बता दे रही हूँ यहाँ पास कैसे कैसे कर्तव्य है जिसको हमें निभाना चाहिए। देखिए, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम पाकिस्तान और चीन है जो भारत के लिए हमेशा खतरा रहता है। पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। फिर दूसरा, चीन के बारे में, इसकी राजधानी बीजिंग है और इसके मंत्री शी जिनपिंग है। तो इस प्रकार से इसकी अन्य जानकारी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य। पहला, अपने देश के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए हमें अपने आप में। दूसरा, जब
भी राष्ट्रगान या राष्ट्र धुन बजाई जा रही हो तो हमें सम्मान देना चाहिए, तुरंत खड़े होकर के उसका सम्मान देना चाहिए। तीसरा, देश के प्रति देश प्रेम की भावना सभी भारतवासियों में होनी चाहिए। तो हमारा देश है तो हमारे देश की भावना हर भारतीय के मन में होनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए सदैव हमें तत्पर रहना चाहिए। और पांचवा है, देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए उस समय हमें सदैव तैयार होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा मतलब होता है कि जैसे बाढ़, भूकंप हो गया, जैसे अभी कोरोना महामारी है तो सभी लोगों ने दान दिए, मदद किए लोगों की। इस प्रकार से चीज़ें हमें करना चाहिए, हमारा राष्ट्र का कर्तव्य होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट में क्या करना है, ये वाले महापुरुषों के द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारों को चार्ट में लिखिए तथा कक्षा में सुनाइए। तो महापुरुषों के द्वारा दिए गए प्रसिद्ध जो नारा है उसको मैं कुछ लिख के रखी हूँ, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा हमारे ये महात्मा गांधी हमारे भारत को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुष है ना, जिसको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में इनका नाम सुने ही होंगे। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनके कुछ महापुरुषों के जो नारे उन्होंने दिए थे आज़ादी के समय, उस नारे को हमें यहाँ बताना है। अहिंसा परमो धर्मः, गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मः, करो या मरो का नारा दिया हुआ था, मतलब अहिंसा करना हमारा परम धर्म है। और अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका भी नारा गांधी जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। तो ये हमारे भारत के महापुरुषों के द्वारा दिए गए नारे हैं जो हमारे अंदर देश के प्रति सम्मान को प्रकट करने में और ज़्यादा हमको उत्साहित करते हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी में ये नारे अक्सर बुलवाए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो में एक्सरसाइज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हिंदी की इन एक्सरसाइजों को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ हिंदी के पाठ को बस पढ़ना। तो इसलिए मैं गुजारिश ये करना चाहूँगी तो आप लोग अच्छे से अच्छे इस एक्सरसाइज वाले वीडियो को हिंदी के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।